हेलो बच्चों, आज हमारी +2 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की सेकंड क्लास लग रही है। कल हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो देखें, आज का हमारा टॉपिक है मृदा अवयव। तो मृदा अवयव के अंदर क्या लिखा हुआ है? मृदा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ठोस प्रावस्था, द्रव प्रावस्था और कौन सी? गैस प्रावस्था। पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल और केवल ठोस और द्रव प्रावस्था ही महत्वपूर्ण है। गैस प्रावस्था का पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने में कोई योगदान नहीं होता। मृदा के ठोस अवयव क्या होते हैं? महीन अवस्था में होते हैं। और ठोस अवयव लगभग कितना? 50% भाग जो होते हैं मृदा आयतन का घेर के रखते हैं। ये बात याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मृदा में ठोस अवयवों के द्वारा कितना आयतन घेरा जाता है मृदा का 50% आयतन जो होता है वो ठोस पदार्थों से घिरा होता है। और बाकी का जो 50% होता है उसके अंदर जल और वायु दोनों रहते हैं। जैसे अभी हम आगे उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो याद रखना कि ठोस पदार्थ कितना भाग घेर के रखते हैं? 50% भाग घेर के रखते हैं। और बाकी का जो 50% है उसमें द्रव और गैस होते हैं। द्रव भी 25% और गैस भी 25%। इनका अनुपात लगातार चेंज होता रहता है, मतलब दोनों मिलकर 50% बनाएंगे। अगर द्रव जो है वो 30 हो गया तो गैस कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। जैसे ये मानो ये ठोस है, ये टोटल एक गोला है, इसके अंदर क्या है? 50% जो भाग है वो तो मेरा क्या है? ठोस है। अब बाकी का जो 50% बच गया उसमें द्रव भी है और गैस भी है। तो द्रव और गैस का अनुपात जरूरी नहीं है कि बराबर रहे, बराबर हो भी सकता है। 25% मान लो द्रव है, 25% क्या हो गया? गैस हो गया। अगर ये 30 होएगा तो ये 20 हो जाएगा। अगर ये 20 होएगा तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 10 होएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो 50% भाग है वो द्रव और गैस घेर कर रखते हैं। अगर एक का अनुपात कम होता है तो दूसरे का बढ़ जाता है, अगर दूसरे का कम होता है तो पहले का बढ़ जाता है। इस 50% भाग को जो द्रव और गैस से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? रंध्र अवकाश कहा जाता है। तो देखो ये लिखा हुआ, शेष भाग में जल और वायु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिन्हें रंध्रावकाश कहते हैं। मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं: खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। पहला तो क्या हो जाएगा? खनिज पदार्थ हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। आगे देखेंगे, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। और चौथा हमारा क्या होगा? मृदा वायु। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मृदा में मुख्यतः कितने अवयव पाए जाते हैं, तो मृदा में मुख्यतः 4 अवयव पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है खनिज पदार्थ, दूसरा क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ, तीसरा क्या पाया जाता है? जल, और चौथा क्या पाया जाता है? मृदा वायु। देखो यहाँ पे मृदा को डिवाइड किया गया है। ठोस कितना था? मैंने बताया था 50%। रंध्रावकाश कितने होते हैं? 50%। ठोस पदार्थों को आगे 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। तो ये पहला था खनिज पदार्थ, ये दूसरा हो गया कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ कितना भाग होता है? 45% भाग होता है ठोस पदार्थ का। और जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो कितना भाग होता है? सिर्फ और सिर्फ 5% भाग होता है। तो मृदा को नॉर्मली हमने वैसे 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया था: ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस को तो संयुक्त रूप से क्या बोल दिया गया था? रंध्रावकाश बोल दिया गया था। ठोस को आगे 2 भागों में डिवाइड कर दिया: खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अब खनिज पदार्थों को आगे फिर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: क्रिस्टलॉइड्स, कोलाइड्स। ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स, कोलाइड्स। और कार्बनिक पदार्थों को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो कौन सा हो जाएगा? ह्यूमस एवं सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक काले या गहरे भूरे रंग का पदार्थ होता है जो कि खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे ह्यूमस वगैरह सबकी परिभाषा अच्छे से आएगी, सब कुछ बताया जाएगा। क्रिस्टलॉइड क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें याद रखना है कि मृदा में 50% भाग जो होगा वो ठोस होगा और जो 50% भाग होगा वो रंध्रावकाश होगा। या रंध्रावकाश किसको बोला गया? द्रव और गैस दोनों मिलकर जो बनाते
बनाते हैं वो क्या होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं। अगर द्रव 25% होगा तो गैस भी क्या होगी, 25% होगी। आगे ठोस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ को आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलॉइड, कॉलॉइड। और कार्बनिक पदार्थ को भी आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ह्यूमस और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ, और दूसरे क्या है, जीवित सूक्ष्म जीव। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि मृदा में जल और वायु का जो अनुपात है वो कितना होता है, 50-50% होता है। बताया ना कि अगर मैं मान लो रंध्रावकाश को 100 मान लूँ, क्या मान लूँ, रंध्रावकाश को 100 मान लूँ, तो ये 50 होगा और ये 50 होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर इसको 2 से गुणा करूँगी तो 50 100 में कन्वर्ट हो गया और ये 50 50 में कन्वर्ट हो गए। तो ये कहता है कि जो मृदा होती है उसमें जल और वायु का अनुपात कितना होता है, 50-50% होता है। लेकिन जैसे गर्मी सर्दी चेंज होती रहती है तो ये वाली जो चीज़ है वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब जैसे हमें पता है गर्मी के अंदर मिट्टी में पानी क्या हो जाता है, कम। तो अगर द्रव कम होगा तो गैस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगर मान लो गर्मी है, गर्मी के अंदर क्या होगा, नमी वगैरह उड़ जाती है। तो मान लो अगर ये कितना रह जाए, अगर मैं इसको 100 भाग मान के चलूँ, रंध्रावकाश को मैं क्या मान के चलूँ, 100 भाग मान के चलूँ। अगर ये मेरा 10% होगा तो गैस कितनी होगी, 90। अगर ये मेरा 20 होगा तो गैस कितनी हो जाएगी, 80। अगर ये मेरा 30 होगा तो गैस कितनी हो जाएगी, 70। तो कुल मिला के द्रव की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी। और नॉर्मली ये कब होता है, गर्मी के दिनों में। अगर हम बात करें बारिश के दिनों में, बारिश के दिनों में क्या होता है, नमी बढ़ जाती है कि नहीं। तो जब वहाँ नमी बढ़ जाएगी तो मिट्टी में गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि रंध्रावकाश क्या होते हैं, मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर एक अनुपात घटेगा तो दूसरा अनुपात अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, इसको वर्गीकृत किया। अब ध्यान से देखो, मृदा का आयतनात्मक संगठन, तो 25% क्या है इसमें, द्रव। 25% इसमें द्रव है, 25% इसमें गैस है, 45% इसमें क्या है, खनिज पदार्थ है, और 5% इसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इस हिसाब से इसको डायग्राम के थ्रू दिखा दिया गया है। ठीक है, अब देखो खनिज पदार्थ, अब एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। भाई खनिज पदार्थ क्या है, कार्बनिक पदार्थ क्या है, मृदा जल क्या है, मृदा वायु क्या है। तो खनिज पदार्थ में क्या लिखा हुआ है कि मृदा में खनिज पदार्थों का आकार व संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। पैतृक पदार्थ मतलब जिस पदार्थ से मिट्टी को बनाया गया है। जैसे चट्टानों से मिट्टी को बनाया गया है, तो चट्टान यहाँ क्या है, पैतृक पदार्थ है जिनसे मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब देखें आगे, ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पाए जाते हैं, है ना। कि अगर मैं क्या करूं, देखो ठोस को अगर मैं क्या मान लूं, 100 मान लूं, तो खनिज कितने हो जाएंगे, इसको 2 से गुणा किया, ये 100 में कन्वर्ट हो गया, तो खनिज कितने हो जाएंगे, 90। और कार्बनिक पदार्थ कितने हो जाएंगे, 10। क्लियर। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पाए जाते हैं जो भिन्न भिन्न आकार के कणों में होते हैं। मिट्टी में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका में इसका अंश पाया जाता है। मृत्तिका को इंग्लिश में क्ले भी बोला जाता है। होता है ना हमारे घरों में वो खिलौने बनाने वाली जो मिट्टी होती है जिसको तोड़ तोड़ कर अलग अलग शेप देते रहते हैं, क्ले बोलते हैं उसको हिंदी में मृत्तिका कहा जाता है। तो कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट मृत्तिका में इसका अंश पाया जाता है। मृदा में बालू और सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज और फेल्सपार खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज और फेल्सपार खनिज पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के खनिज है, क्वार्ट्ज एक खनिज है, फेल्सपार एक खनिज है। तो ये ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, मृदा में जो 90% भाग होता है खनिज के अंदर, उन खनिजों में क्वार्ट्ज और फेल्सपार सबसे ज़्यादा होता है। मृदा में मृत्तिका अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है।
खनिज दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। प्राथमिक खनिज जब टूटते हैं तो आगे चल के द्वितीयक खनिज बनाते हैं, वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती है। अब आगे देखें कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या है, मृदा में जितने भी हम पेड़ पौधे हैं या जैसे देखा होगा गोबर वगैरह डाल देते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह के छिलके डाल देते हैं, तो हम देखते हैं मिट्टी में थोड़े दिनों के बाद वो सड़ने गलने लगते हैं और क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। मान लो कोई जानवर मर गया तो उसके जो अवशेष हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में सड़ने गलने लगेंगे और सड़ने गलने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हीं पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो देखो मृदा में कार्बनिक पदार्थ जो है वो पौधों और पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक रूप में रहते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की मतलब अगर मिट्टी में ये जो सड़ी गली चीज़ें हम डालते रहें तो उससे मिट्टी की उत्पादकता जो है वो बनी रहती है। कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। कार्बनिक पदार्थों को जितना ज़्यादा डालेंगे, अब जैसे गोबर डालते हैं तो गोबर डालने से क्या होता है, गोबर एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है ना, तो गोबर को डालेंगे तो जो मिट्टी है, हल्की मिट्टी, वो भुरभुरी हो जाएगी, या मिट्टी जो है उसमें वायु और पानी जो है उसका आवागमन आसान हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि जब हम कार्बनिक पदार्थों को मृदा में मिलाते हैं तो मृदा में मिलाने से पोषक तत्व प्रदान करता है ये मृदा को। इसके अलावा मृदा वातन में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी मिट्टी में वायु की उपस्थिति बढ़ जाती है, उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। वरना कई बार ऐसा होता है ना, जैसे देखो जल धारण क्षमता का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं टिब्बे की मिट्टी लूँ, रेत या टीले जो है उनकी जो मिट्टी होती है उसमें पानी डालने पर क्या होता है, वो पानी जो है वो सीधा नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है, कम। लेकिन अगर हम उसमें गोबर वगैरह मिला दें या कार्बनिक पदार्थ मिला दें तो कार्बनिक पदार्थ मिलाने से उनकी जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, यानी अब उनमें जल को अपने अंदर समाने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फसलें सुधर जाती हैं। अब देखो जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी और मृदा संरचना में सुधार। मिट्टी जो है वो काली होने के बाद जो काली मिट्टी होती है, जो उसके अंदर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा, उसमें ताप ज़्यादा बढ़ जाता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। अब जैसे देखो हमें सफ़ेद कलर है वो क्या करता है, उसमें ताप को सहन करने की क्षमता होती है कम। काले कलर में ताप को सोखने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा। अब जैसे ही हम उसके अंदर गोबर वगैरह या ह्यूमस वगैरह मिलाएंगे तो मिलाने से क्या होगा, उसमें मिट्टी के अंदर ताप को रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी, और ताप जैसे जैसे बढ़ेगा तो सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मृदा कार्बनिक पदार्थ नॉर्मली क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थों में नॉर्मली प्राय आंशिक विच्छेदित, आंशिक मतलब जो पूरी तरीके से ना टूटे हुए हो, मतलब सड़े गले पूरी तरीके से ना हो, आधे सड़े गले कह सकते हैं इसको हम। तो क्या बोलेंगे कि प्राय आंशिक विच्छेदित के रूप में या सड़े गले पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। अब देखो मृदा जल, तो मृदा जल मैंने क्या बताया था कि रंध्रावकाश में जो 25% भाग होता है वो जल का होता है और बाकी का जो 25% भाग होता है वो किसका होता है, गैस का होता है। ये रंध्रावकाश है, इसमें 25% भाग द्रव होगा और 25% भाग इसमें क्या होगा, गैस होगा। तो अभी हम सिर्फ जल की बात कर रहे हैं। तो देखो मृदा जल, तो मृदा जल का क्या है, हिस्सा आयतना अनुसार कितना होता है, 25% होता है। जल मृदा रंध्रावकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका अहम है। मिट्टी के अंदर पानी क्या काम करता है, पानी पोषक तत्वों को, लवणों को घोल कर उसको पौधों को अच्छी मात्रा में क्या करवा देता है, उपलब्ध करवा देता है। मतलब जितने भी गोबर के पोषक तत्व हैं ना या कार्बनिक पदार्थों के पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में क्या होंगे, पानी के अंदर घुल जाएंगे। पानी के अंदर घुलने के बाद जड़ों के द्वारा वो क्या कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ये लवणों एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करता है। अब पौधों को जैसे पोषक तत्व मिलेंगे तो मृदा की संरचना जो है, मतलब जैसे मिट्टी के अंदर ये सब पोषक तत्व बढ़ जाएंगे तो मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइडों की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा की संरचना, मृदा का गठन, उसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइड की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा, ये सब मृदा जल को क्या करते हैं,
प्रभावित करते हैं। आगे देखो मृदा वायु, तो रंध्र अवकाश में मृदा वायु का आयतन कितना होता है, वो भी 25% होता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा कि मिट्टी में कितनी CO2 है। मिट्टी में CO2 की मात्रा है 0.3%। मिट्टी में CO2 0.3% होती है, जबकि वायु में CO2 कितनी होती है, 0.03% होती है। ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मृदा में CO2 की मात्रा कितनी है तो 0.3% है, और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है तो 0.03% है। क्लियर हो गई बात। यह जलवाष्प से संतृप्त रहती है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब मिट्टी में हम जितना गहरा जाएंगे CO2 की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पृष्ठ मृदा और अवमृदा। तो पृष्ठ मृदा और अवमृदा के अंदर ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करना है, इसको याद करना है। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर पूछे जाते हैं। तो पृष्ठ मृदा क्या होती है, देखो जब भी कोई किसान खेती करता है तो खेती जो है वो ऊपरी, जो ऊपर की जो मिट्टी होती है उसी के ऊपर खेती की जाती है। तो ऊपर से 0 से लेके 15 सेंटीमीटर की गहराई तक का जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, पृष्ठ मृदा होगी। तो देखो क्या होगा, मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार या मशीनरी चलाई जाती है पृष्ठ मृदा कहलाती है। यानी मृदा की वो परत जिस पर कृषि कार्य किए जाते हैं, जिन पर मशीन चलाई जाती है, औजार चलाई जाती है, वो क्या है, वो हमारी पृष्ठ मृदा है। ये कितनी है, 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और उपजाऊ होती है। अगर हमसे बात की जाए अवमृदा की, तो अवमृदा क्या होती है, ऊपरी सतह से नीचे की जो परत होगी। मतलब देखो ये मान लो हमारी क्या है, ये हमारी ज़मीन है, तो यहाँ से लेकर कितनी, 0 से लेके जो 15 सेंटीमीटर तक की जो होगी वो तो हमारी कौन सी मृदा हो जाएगी, पृष्ठ मृदा। ठीक है। अब इसके नीचे वाली जो मिट्टी होगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे अवमृदा कहा जाएगा। क्लियर। ये जमीन में क्या किया, 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक की जो मिट्टी है वो पृष्ठ मृदा है, और उससे नीचे की जो मृदा है वो क्या होती है, अवमृदा होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थों तक गहरी होती है। मतलब पृष्ठ मृदा से नीचे जितनी भी मृदा पाई जाएगी उसकी कोई निश्चित गहराई नहीं है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, अवमृदा कहलाती है। क्लियर हो गई बात। अब अपने क्या करेंगे, पृष्ठ मृदा और अवमृदा के अंदर अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें पृष्ठ मृदा और अवमृदा के अंदर अंतर। तो पृष्ठ मृदा जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, अपक्षयित होती है। पृष्ठ मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, जबकि अवमृदा आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। ठीक है। ये पूरी तरीके से टूटी हुई होगी, इसमें पदार्थ बिल्कुल महीन होंगे, छोटे छोटे होंगे, बारीक होंगे। अपक्षयित होने का मतलब होता है टूटा हुआ होना। तो जो पूरी तरीके से अपक्षयित होगी वो तो होगी पृष्ठ मृदा, और जो आंशिक अपक्षयित होगी वो क्या होगी, अवमृदा। इसके अंदर मतलब देखो उल्टा ही है, ये जो होगा ये इसका उल्टा होगा, ये पूर्ण ये आंशिक। इसमें मृदा वातन क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है। और मृदा वायु और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, अच्छा होता है। मिट्टी में वातन इसके अंदर अच्छा है तो इसमें वातन अच्छा नहीं होगा। इसमें गैसों का आदान प्रदान अच्छा है तो इसमें गैसों का आदान प्रदान क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसमें कार्बनिक पदार्थ जब ज़्यादा होंगे तो सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और जो संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये मृदा उपजाऊ होती है, इसमें अधिकतम पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मृदा कम उपजाऊ होती है, इसमें कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका जो रंग होता है वो गहरा भूरा या भूरा होता है। इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला या पीला होता है, हल्का पीला होता है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, कम। धनायन विनिमय क्षमता हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है, धनायन विनिमय। जैसे पोषक तत्व होते हैं K+, Al+3, ठीक है, Na+, Mg+2, ये सारे के सारे धनायन हैं।
ठीक है। तो जब मिट्टी में इन धनायनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे कहा जाता है धनायन विनिमय। तो इस वाली मृदा में इन तत्वों का आदान प्रदान करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, जबकि इस मृदा में ये वाले आयन कम पाए जाते हैं, इसीलिए इनका आदान प्रदान करने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया सबको? तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। इतना अच्छे से याद करके उसको कॉपी पे नोट करना है और उस होमवर्क की फ़ोटो तरुण सर के मोबाइल पे सेंड भी करनी है। ठीक है, थैंक यू।